Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. Now today we are going to start the last topic of our chapter number 4, and this is about the application of electrostatics. First of all, we have to understand what is meant by the application of electrostatic. In general, the static electricity has an important role in our daily life, which includes the different applications. For example, photocopying, car painting, extracting dust from the dirty carpets means through vacuum cleaner, from the chimneys of industrial machinery, etc. So, in discussion of these application of electrostatic, today we will discuss just two basic electrostatic applications, in which the number one is electrostatic air cleaner. Mostly this type of the cleaner is used industrially, in which we use the method of electrostatic to clean the dust particles from the chimneys of our industry, and this is the diagram that describes the electrostatic air cleaner. Now you have to understand how it works. Actually, in the chimney we just set the metallic plates on the two sides, and in between we add a wire gauze, and then provide some electrostatic charges on these plates or wire gauze, like as we attach this wire gauze with the positive terminal of the battery, and these two plates are attached with the negative terminal of the battery, as described in this paragraph. An electrostatic air cleaner is used in homes to relieve the discomfort of allergy sufferers. Air mixed with the dust and pollen enters the device across the positively charged meshes. This wire gauze is also called the mesh. Now, how could it work? स्टूडेंट, इस मेथड के अंदर हम लोग जब इनको टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देते हैं, उसके बाद हम डस्ट पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं पास आउट होने के लिए. जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स अलाउड होते हैं तो स्टूडेंट इसमें ख़ास तौर पर पोलन्स या मेटेलिक पार्टिकल्स या कुछ इस तरह के अगर हार्मफुल पार्टिकल्स हों तो वो वायर गाज के साथ अटैच होते ही मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. जैसे ही इस वायर गाज के साथ अटैच होते ही वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो नेगेटिव प्लेट्स क्या करेंगी, उनको आपस में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी. और सेम प्रोसेस ये रहता है कि अगर आपके डस्ट पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट्स के साथ अटैच हो जाएं तो वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होने के बाद वायर गाज इनको अट्रैक्ट कर लेती है और ये आपस में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वायर गाज पर आकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जितने भी ये डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस गॉस पर आ जाते हैं, और जिसको हम बाद में इस मैश को बाद में या गॉस को जो है वो साफ़ कर लेते हैं. तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस. अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग. पाउडर पेंटिंग के अंदर स्टूडेंट हमारे पास फोटोकॉपिंग भी आ जाती है और इसी तरह कार पेंटिंग भी आ जाती है. तो कार के ऊपर जब हम पेंट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? कार पेंट करने से पहले हम अपनी कार की बॉडी को एक टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं बैटरी के, ताकि ये पूरी की पूरी एक ही जैसी चार्ज हो जाए. इसी तरह से फिर हम लोगों ने जो स्प्रे करना है उसको स्प्रे गन को हम एक और सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर कार को नेगेटिव के साथ किया तो स्प्रे गन को पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच करेंगे. अब ये होगा कि हमारे पास जितना भी स्प्रे निकलेगा वो सारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जैसे ही स्प्रे आप कार के ऊपर करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर कार पर जाते ही पेंट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा, एक अच्छी तरीके से वहाँ पर स्टक हो जाएगा.
अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप पेंट आउट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो वहाँ से पेंट जो है वो फ्लो करके नीचे गिरना शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से अटैच हो गया वो वहीं पर फर्म रहेगा। और इसी तरह से गाड़ी के ऊपर किसी किस्म के ड्रॉप्स जो यहाँ बहने के यानी कि पेंट के बहने के जो उनसे निशानात हैं वो भी नज़र नहीं आते और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा या किसी जगह पर बहुत कम पेंट भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र नहीं आता। तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन लेवल था आपके पास इसका, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग किस तरह से होती है। उसके लिए इसकी सारी डिटेल स्टूडेंट आपको आपके इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मिल जाती है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास आता है सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने रियल एप्लीकेशन के अंदर या रियल लाइफ के अंदर हमने इसको यूज़ तो कर लिया, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि कई जगहों पर इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग का प्रोसेस, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइटनिंग का प्रोसेस यहाँ पर देखें कि व्हाट इज़ मीन बाय द लाइटनिंग। लाइटनिंग से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर यह है थंडर स्टॉर्म्स की जो लाइटनिंग होती है, यानी कि बादल गरजना, बिजली चमकना, ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से जो आपके पास ये लाइटनिंग होती है हम उसको ये नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स। थंडर क्लाउड्स के अंदर ऊपर हवा है, हवा के अंदर भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं। आपके सारे के सारे स्टॉर्म्स जो हैं वो एक तरह के चार्ज पर आ चुके होते हैं। जब चार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और इसी तरह से उस क्लाउड के करीब किसी भी जगह के ऊपर फॉर एग्जांपल किसी और बॉडी को देखा जाए तो वो किसी और चार्ज से जो है वो चार्ज्ड हो, तो फिर ये दो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उस जगह पर फिर हम समझते हैं कि जी बिजली गिर गई। इसी तरह से कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी मोस्टली होते हैं, तो इसकी वजह से नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द चार्ज इन द क्लाउड जंप्स टू ग्राउंड विद अ वायलेंट स्पार्क एंड एक्सप्लोजन एंड दिस इज कॉल्ड द लाइटनिंग। दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ लाइटनिंग, कि जब वो जंप करके किसी ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं तो वायलेंट स्पार्क प्रोड्यूस होता है और एक्सप्लोजन, धमाका भी हो सकता है, चीज़ें जल भी सकती हैं। इस वजह से फिर हम इसे नाम देते हैं लाइटनिंग का। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट द लाइटनिंग फ्रॉम द डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं वो तो बादलों के करीब होती हैं, तो उनको फिर हम इस तरह के चीज़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, वी यूज़ लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज। तो वहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, द लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड द स्टेडी डिस्चार्ज पाथ of the large amount of negative charge in the air to flow from the top of the building to the earth। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जब बिल्डिंग पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है तो हमने उसको एक किसी भी कंडक्टर के साथ अटैच किया होता है। अब वो कंडक्टर क्या करता है, बिल्डिंग पर मौजूद चार्जेस को ग्राउंड कर देता है, अर्थ में सेंड कर देता है। इसी तरह ये देखें कि अगर आप एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं और एरोप्लेन जो है वो हवा में चल रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाए यानी कि हवा में मौजूद चार्जेस सारे के सारे एरोप्लेन्स पे आ जाते हैं, तो अब क्या होता है कि एकदम जब चार्ज को इग्निशन मिलता है तो वो चार्ज जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम एरोप्लेन को लैंड करवा रहे होते हैं ग्राउंड पर, तो उसके लिए जैसे ही हम टायर वगैरह नीचे सरफेस पर लगाते हैं तो उनके साथ एक इस तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी कंडक्टर की फॉर्म के अंदर हमने अटैच किए होते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि पूरे के पूरे जो आपके पास एरोप्लेन है उस एरोप्लेन पर मौजूद चार्ज जो है वो सारे के सारे अर्थ को ग्राउंड कर दिए जाएं और उस बॉडी के ऊपर से डिस्चार्ज कर दिया जाए उसको, ताकि कि जहाज़ को बहुत बड़े ख़तरे से बचाया जा सके। इसी तरह डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखें कि बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। तो ट्रक्स को चार्ज करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनके नीचे अक्सर चेन्स लटक रही होती हैं। वो चेन्स का एक्चुअल मकसद जो है वो दो हैं। एक तो ये कि जो बॉडी उसकी चार्ज हो रही है वो सारे के सारे चार्ज उसके ग्राउंड हो जाएँ अर्थ पे, जब वो जो चेन्स हैं वो ज़मीन पर लगे। और सेकंड ऑप्शंस के ऊपर जो हम लोग मोस्टली समझते हैं कि जी अगर कोई ऊंची सरफेस आ गई है या कोई जंप वगैरह आ गया तो हमें आसानी से पता लग जाए उसकी शोर की आवाज़ से। तो लेकिन रियल एग्जांपल क्या थी कि हमने उसको असल पर्पस क्या उसको यूज़ करने का, कि हम उसको लाइटनिंग से या इस तरह के हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हम उसको बचा सकें। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है हमारे पास फायर्स और एक्सप्लोजन्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। इसकी वजह से बेसिक में जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। एंड इट्स मे अकर ड्यू टू द एक्सेसिव बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अवेलेबल रहें विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, के फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाएँ। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक गैसोलिन ट्रक है, जैसे मैंने अभी एक कॉमन बात की कि पेट्रोलियम के जो ट्रक्स होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर तो पहले ही सारा का सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल है
और अगर फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस बहुत ज़्यादा आ गए, ज़रा सी भी गाड़ी लगी तो वो तो फट सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम उनके साथ छोटी छोटी चेन्स लटका देते हैं ताकि कि उन व्हीकल्स के साथ, ताकि कि जितने भी चार्जेस हैं वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाएं। तो इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपके इस पॉइंट में और फायर और एक्सप्लोजन के अंदर जो है वो डिस्कस की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, लिखा हुआ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द गैसोलीन बीइंग पम्प्ड इनटू अ व्हीकल और कंटेनर, सो इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड when we get out of the car or move an article of clothing. Static charges are dangerous if static charges are allowed to discharge through the area where there is a petrol vapors, a fire can occur. तो ये हमारे पास कुछ इसके हैजर्ड्स थे जिनको साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इनके अंदर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली नहीं है, अलबत्ता सबसे पहले नंबर पे तो एप्लीकेशन आपसे स्कूल लेवल के ऊपर या जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस कोई भी, यानी कि वो एयर क्लीनर वाली भी पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग वाली भी पूछी जा सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में। अदरवाइज़ आपको सिर्फ और सिर्फ सम हैज़र्ड्स, यानी कि 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वो याद रखने हैं सिर्फ और सिर्फ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर की डिटेल्ड मार्किंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है, कौन से पॉइंट्स याद करने हैं, कहाँ से कहाँ तक याद करने हैं। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।